बाजवा साहब कहते रहे हैं, हम हुकूमतों को गिराने में हम मुलव्वस रहे हैं। ये लोग अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। पिछली बार जहाज में बांध के भेजा था, इस बार बांध के यहीं रख दे। गुजरांवाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं सर। जब गए थे जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए। नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन उन्होंने छुड़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तारीख का यही सबक है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। माजी की अगर हम बात करते हैं, हमारे सियासतदान माजी के किरदारों से और वाकयात से शायद बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। 1990 की बात करते हैं तो मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा से मुझे क्यों निकाला तक का सफर आज भी ये जारी है। मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, जो उनका इनकलाबी बयानिया सामने आया है कि पाकिस्तान के कौम के मुजरिम हैं। जनरल बाजवा की बात करते हैं, जनरल फैज की, और जजेस की बात करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को और उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने में अहम किरदार अदा किया। सवाल ये पैदा होता है कि आप तो शायद इस सिस्टम के बेनिफिशियरी भी रहे, क्योंकि रीसेंट पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया था जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को, और इसी एक्सटेंशन को वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए दिखाई भी दिए, और इस चीज़ को मिनो अन तस्लीम भी किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और दूसरी जानिब छोटे भाई की अगर बात करते हैं तो वो हमेशा से यही कहते आए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, और वो माजी में अभी कुछ अर्सा पहले तक वो जनरल बाजवा का बहुत शुक्रगुजार भी रहे और उनका शुक्रिया भी अदा करते रहे। आप देखते ये हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो ये नया बयानिया है पाकिस्तान की सियासत को कहाँ ले जाएगा। 21 अक्टूबर को क्या वो पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं, और इस बयान के बाद क्या नई मफाहमत जो होने जा रही थी इदारों के साथ उनकी और उनकी जमात की, तो उसके बाद क्या पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा बनेगा। इसी पे मजीद बात करेंगे और कुछ जिक्र करेंगे मुल्क के निज़ाम के हवाले से भी, और जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इदारों के दरमियान टकराव की जो बात करते हैं हमारे सियासतदान, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और कोई मसालियत की कोशिशें हो सकती हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं पर मजीद बात करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर क्या वाकई ही सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा या नहीं। अभी जो मसालियत की बातें कर रहे हैं इस पर बहुत अहम किरदार सामने आ रहा है मोहम्मद अली दुरानी साहब का, जो कि मुख्तलिफ किस्म की काविशें कर रहे हैं। बड़े मुख्तदर हलकों से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, और क्या वो अपनी इस काविश में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इसी पर मजीद हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। आपकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुछ बैकडोर राब्ते आप कर रहे हैं। सदर साहब से आपकी मुलाकात हुई, पीटीआई के कुछ अहम रहनुमा, उनसे आपकी मुलाकातें हुई हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं जो आपकी इस वक्त कोशिशें हैं, कुछ सियासी जो टेम्परेचर बढ़ चुका है पीटीआई के हवाले से अगर मैं बात करूंगी, वो कुछ नीचे आएगा या कुछ कमी पेशी हो सकती है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असमा देखें, टेम्परेचर का नीचे आना और नीचे लाना तो इस वक्त एक कौमी ज़रूरत है जी। और अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरी अमल जारी रहे और मुल्क में इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे हो जाएं, और मैं वक्त का तयन भी कर दूं कि के इलेक्शन से पहले सूबाई और कौमी असम्बलियों के इलेक्शन होना जो है वो जमहूरी अमल के तसलसल के लिए बहुत एक अहम तकाजा है। इसलिए अगर इन इलेक्शंस को भी आपने करना है और मुल्क के सियासी अमल को आगे बढ़ाना है, तो आपको टेम्परेचर भी डाउन लाना पड़ेगा, कन्फ्रंटेशंस को भी कम करना पड़ेगा, और इलेक्शन के लिए आपको एक जिसे कहते हैं सबके लिए काबिल कबूल माहौल भी बनाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि ये एक हमारी कौमी जरूरत है कि इस वक्त कौमी टकराव के बजाय एक कौमी इत्तेफाक राय का रास्ता बनाया। तो ये इत्तेफाक राय की जो आप बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कुछ कामयाबी हो पाएगी आपको जो दोनों फ्रीकैन हैं? क्योंकि बात हम चलें खुल के कर लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी रहा है, क्योंकि इस चीज़ को माना है। अब PMLN की अगर मैं बात करूं, राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने जी जनरल बाजवा को इसलिए एक्सटेंशन दी, सपोर्ट की कि वो हम चेयरमैन PTI से खान साहब से जान छुड़ाना चाह रहे थे। तो आपको लग रहा है कि वो तो रिटायर हो गए, अब क्या सूरत हाल है? क्या बाकी फ्रीकैन के साथ भी उनका राजीनामा हो सकता है इस वक्त? देखिए, अगर आप वाकई बयानात की रोशनी में और सियासी क़यादत के बयानात की रोशनी में देखें तो इस वक्त PTI का टकराव जो है वो PMLN से लग रहा है।
और PMLN की क़यादत जो है वो जो बयानात दे रही है उससे ये तासुर बन रहा है कि वो ये नहीं देखते या वो ये नहीं चाहते कि आइंदा के इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर PTI का कोई रोल हो। ठीक, मेरा ख्याल ये है कि पहली जरूरत तो ये है कि PMLN की क़यादत इस तासुर को खत्म करे और ये कहे कि हम चाहते हैं मुल्क में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और मुल्क में हम किसी भी इदारे को या किसी भी ऐसी एक्टिविटी को हम पसंद नहीं करेंगे जिसके नतीजे इलेक्शन के माहौल में किसी किस्म की खराबी पैदा हो, बीइंग अ पॉलिटिकल फोर्स। और इस वक्त जो है तारीख के पहिए को पीछे की तरफ ले जाना वक्त की जरूरत नहीं है, बल्कि के पहिए को आगे ले जाना, कन्फ्रंटेशंस को कम करना। अगर माजी में कोई एक पार्टी गलती करती रही है जिसके लिए हम सब उनको क्रिटिसाइज करते रहे हैं, तो वो पार्टियां जो उसको हटा के आई हैं या उसके बाद आई हैं, वो उस रास्ते पे अगर चल पड़ेंगी तो आप क्या कहेंगे? तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस वक्त किसी सूरत भी PMLN को ये चीज मतलब गवारा होनी चाहिए या उनको का सोचना चाहिए कि वो PTI का रास्ता बंद करके इलेक्शन को सुंजिया हो जान गलियां विच मिर्जा यार फिर जो है उसकी तरफ उन्हें नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दानिशमंदाना सियासी इक़दाम नहीं होगा। दानिशमंदाना चले, आपने बात की, वो कहते हैं ना चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की भी नहीं, और ये मिसरा वाकई सादिर आता है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। लेकिन अभी जो आपने PMLN की बात की कि वो ये चाह रहे हैं कि PTI को माइनस कर दें और उसके बाद वो सियासत में आए, लेकिन आपको लगता है जो PTI का वोट बैंक है या PTI का वोटर है वो इंटैक्ट है अभी भी पार्टी के साथ? क्योंकि दो ग्रुप्स बन गए, खट्टक साहब ने अपना अलग ग्रुप बना लिया, तो आपको क्या लग रहा है इसके बाद ऐसी सिचुएशन बनेगी कि PTI का वोटर इंटैक्ट रहेगा? देखिए, मेरी ये ख्वाहिश है कि PMLN भी ये जो बात जो तासुर उनके बयानात से लग रहा है वो इस तासुर से मैंने ये जो सारी एक्टिविटी शुरू की है जिसमें अभी मैंने PTI वालों को सबसे पहले मुलाकातें की हैं और आपको पता भी है कि मैंने जब कि पूरी इस वक्त की जो लीडरशिप जो इस वक्त PTI के साथ खड़ी है और उनके वर्कर्स और उनके फील्ड में सपोर्टर्स जब उनकी मैंने ली है तो उनमें से कोई भी इस वक्त इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अगर माजी में कुछ ऐसी चीज हुई भी है तो मुस्तकबिल में इलेक्शन की तरफ जाने के लिए वो टकराव का माहौल खत्म हो और मुल्क के इलेक्शन का माहौल बने। तो अब PTI तो यहाँ पहुंच गई है। मैं समझता हूँ कि इस मौके को PMLN और दीगर पार्टियों को और के लिए मैं डेफिनेटली कोशिश भी कर रहा हूं और करूंगा भी कि तमाम पार्टियां जो हैं वो किसी पार्टी को बाहर करने के बजाय, और ये मैं समझता हूं कि नून वालों को ये बात खुल के कहनी चाहिए कि हम नहीं चाहते कि कोई पार्टी जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हो। जब नून को निकाला जा रहा था तो आपने भी कहा, हमने भी कहा कि भाई किसी कानून या किसी उसके जरिए जो है किसी मतलब लकीर लगा के या किसी तलवार के जरिए लीडरशिप को खत्म नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। लीडरशिप को माइनस करना और प्लस करना अवाम का काम है और अवाम पे ही रहने देना। तो इस वक्त ये सोचना एक PMLN और दीगर पार्टियों की भी, PDM की पार्टियों की भी ये जरूरत है कि वो सबको लेके, जहां तक सवाल है इस वक्त का जो ग्राउंड के अंदर जो सिचुएशन है, समझता हूं जो PTI की पॉपुलैरिटी है फिलहाल फील्ड के अंदर, वही इस वक्त उसका सबसे बड़ा वो है चैलेंज कि वो तमाम फोर्सेस जो PTI की पॉपुलैरिटी को इंटैक्ट देखती हैं तो वो फिर कोशिश करती हैं कि जैसे माजी में और गैर सियासी कुव्वतों की मदद से अगर इलेक्शनों में मदद मिली है तो आइंदा भी मिले। तो मेरा ख्याल है कि अब इस रट में से निकल के उन्हें इस जगह आना चाहिए कि जो जिसका वोट है वो अपना वोट ले और वोट लेके आगे बढ़े, यही वक्त। लेकिन आपको लग रहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो पाएगा? बिल्कुल, जैसे आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, जिसका वोट है वही आए और इक्तदार में आ सकता है, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान में इलेक्शंस क्या होते हैं और उसके बाद क्या सियासी मंजरनामा बनता है, आप इसके गवाह भी हैं, तारीख का हिस्सा भी हैं। तो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा कि वाकई फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो पाएगा? देखें, इसके लिए मैंने एक बहुत ही वेल थॉट एक दिया है इनिशिएटिव। मैंने कहा कि इस वक्त पूरी कौमी क़यादत को और पूरी कौम को 3 बातों के ऊपर इत्तेफाक करना चाहिए।
कि पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज, बिल्कुल, इनको सियासी रट में से निकाल दिया जाए। मतलब यह है कि पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज को सियासी इस्तेसाल से बचाना इस वक्त हमारी जरूरत है। हमने पाकिस्तान को रखा हुआ है कि जनाब जिसको गद्दार बनाना उसको पाकिस्तान का गद्दार बना के उसको गद्दारी का मुकदमा बना। हमने जमहूरियत को रखा हुआ है कि जमहूरियत को हम काम के जरिए लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जो बहुत बड़ा इंतकाम का जरिया है। और तीसरी फौज है, फौज को हम ये कहते हैं कि फौज जो है हसूल इक्तदार के लिए सियासतदान की बांदी बन के काम करे। तो इन तीनों चीजों को अगर आज हम ये शऊरी तौर पे हुकूमत भी, इस्टेब्लिशमेंट भी और सियासी पार्टियां भी और अवाम भी, इन तीनों चीजों को अगर सियासी जो कन्फ्रंटेशन है और सियासी इस्तेसाल का हिस्सा नहीं बनने देते, तो मैं समझता हूं कि आगे बढ़ने का वो रास्ता बनेगा जो चलता है। जमहूरी अमल चलेगा तो किसी की भी बारी आ सकती है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। डील हो गया तो फिर किसी की भी बारी नहीं आएगी, फिर कुछ और ही होगा यहाँ। हाँ, इसलिए मैंने ये तीन चीजों पे मुश्तमिल जो एक रिकंसिलिएशन का एक प्लान दिया है, उस प्लान में ये तमाम जो इश्यूज हैं ये भी एड्रेस होते हैं। और पाकिस्तान को तो अब बख्श दो ना यार, गद्दार ना बनाओ पाकिस्तान के शहरियों को, और जमहूरियत को इंतकाम ना बनाओ। अब अभी कोई कहता है कि मैंने 17 तक लेके जाना इंतकाम, और कोई कहता है जी 90 से शुरू करना है इसका इंतकाम। बिल्कुल, मतलब ये है कि इंतकाम और इस्तेसाल की जो सोच है उसको अपने सियासत का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, भाई नैरेटिव तो आपका प्रोग्राम होता है, आपका प्लान होता है, लेकिन नहीं होता ना दुरानी साहब, लोग यहाँ बाहर ही नहीं निकलते पुरानी माजी की बातों से। और अभी भी ऐसी बातें चल रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब पर, जो नया इनकलाबी बयानिया आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज मुजरिम है, पाकिस्तान को इस वक्त पहुंचाया गया जो सिचुएशन है, और जजेस के नाम भी वो ले रहे हैं। वो कह रहे हैं इन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। आपको लग रहा है ये जो वो बयानिया दे रहे हैं ये काबिल कबूल है एस्टेब्लिशमेंट के लिए? मुझे याद है माजी में जनरल राहील शरीफ ने 2014 में कहा था कि परवेज मुशर्रफ के हवाले से हम किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये फौज की ये थिंकिंग थी उस वक्त इदारे की। क्या अभी भी ऐसा होगा? देखिए, बात ये है कि अब आप मुझे ये बताएं ना जी, केसेस तो माजी के सारे सियासतदानों पे भी हैं। आप अगर कोई मतलब एक पार्टी वाला उठे तो वो दूसरे वाले पे साबित कर देगा। हाँ जी, हमारे यहाँ जो है वो मतलब पेट फाड़ने तो बात होती है, पेट पे पत्थर बांधने की बात नहीं होती। तब हम कहते हैं हम दूसरे का पेट फाड़ उसमें से सब कुछ निकाल लेंगे, अपने पेट पे अवाम के लिए पत्थर बांधने के लिए हम तैयार नहीं। हम मदीना की बात तो करते हैं, लेकिन हम फतह मक्का वाला अमल नहीं रखते। बिल्कुल, हम नेल्सन मंडेला की तो बात करते हैं, लेकिन हम इलेक्शन जीतने की सूरत में या इलेक्शन जीतने के लिए भी हम सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की बात करते हैं। मतलब माजी के लीडर हैं, माजी के मुजरिम हैं, माजी का इंतकाम है और मुल्क को माजी में धकेलने की हर कोशिश की। ठीक, तो मेरा तो ये दरखास्त होगी कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, आए आके चले, माजी से निकले, माजी के इंतकाम से निकले, माजी के इस्तेमाल से निकले, माजी के एहतसाब से निकले, माजी के मुजरिमों से निकले। मुस्तकबिल के नौजवानों को, इस कौम को कल के लिए कुछ देने के लिए अपने को आप तैयार करें। तो वो जो है वो एक रोशन सोच के साथ ही हो सकता है, वो इंतकाम के हंटर को पकड़ के नहीं। तो ये यहाँ पे तो मियां साहब भी नहीं भूल रहे माजी के जो ताल्लुकात हैं और जो उनके साथ हुआ, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट भूल जाएगी इसके बाद? आपको लग रहा है ये जो अभी बयानियां वो दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट भूल जाएगी, इनको सिर्फ उनके बयानात तक ही फोकस रखेगी, या फिर वहां से भी कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि पहली सियासतदान का काम जो होता है, पहली चीज जो सियासतदान से कौम, तारीख और वक्त तकाजा करती है कि उसकी सोच प्रैग्मेटिक होती है, उसकी सोच प्रैक्टिकल होती है, उसकी सोच फ्यूचर की तरफ देखती हुई होती है। अब ये है कि आपके पास अगर कोई कानून है, जिस कानून के तहत आप किसी कानूनदान को, जो माजी का कानूनदान है, उसके किसी माजी के फैसले के नतीजे में अगर आप कोई सजा दे सकते हैं तो दे दें।
ठीक है जी। अब मसला ये है कि आप किसी को मुल्जिम तो कह सकते हैं, मुजरिम तो नहीं बना सकते जब तक अदालत फैसला ना दे। लेकिन यहाँ तो बना दिया ना अभी। हाँ, खान साहब को मैंने यही कहा, उस वक्त कहा था कि भाई आप चोर चोर कहते हो, चोर कर बनाने के लिए तो अदालत से फैसला लेना पड़ता है। दुनिया में कोई कानून नहीं है जिसके तहत किसी मुल्जिम को मुजरिम बनाया जा सकता हो अदालत। और आखिरत में तो खैर अल्लाह ताला की बिल्कुल जज़ा और सजा का कानून तो वो मौजूद है हर सूरत में। सही। हाँ, लेकिन दुनिया में तो अदालत ने ही फैसला करना है। जब आप वो माहौल क्यों बनाते हैं जिस माहौल को, हाँ, आपने अगर किसी की अकाउंटेबिलिटी वाकई करनी है तो अच्छा सा केस बनाए और जाके चुप करके अदालत में जमा करा दें। जिस दिन फैसला हो जाए उस दिन ढोल ताशा बाहर आ जाए। आप जाने से पहले जो है, आप मीडिया के जरिए, आप अखबार के जरिए, आप बयान के जरिए आप करने का पल जो है, उससे अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझ हमारे जो बुजुर्ग कायदीन हैं, उन सियासतदानों को ये सवाल होना चाहिए कि आप किस एहतसाब की बात कर रहे हैं, आप क्यों माजी में रहना चाहते हैं, आप क्यों नहीं आगे जाना चाहते। माजी में आपकी जात से आगे कुछ है ही नहीं, और आप मुस्तकबिल में भी अपनी जात से आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। अवाम के लिए तो आप बल्दियाती इंतखाबात तक नहीं कराते। बिल्कुल। उनको तो एक दिन का इक्तदार आपने 76 सालों में नहीं दिया, और आप अपने इक्तदार, अपने खानदान के इक्तदार, अपने मफादात, अपने खानदान के मफादात, अपनी पार्टी के मफादात, इसी में आप जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें भी चाहिए कुछ सांस, हम खिलाफ आपके नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वो काम करें जो वाकई आपके करने, जो प्रैक्टिकल भी हो ना, प्रैक्टिकल अप्रोच भी होनी चाहिए। तो दुरानी साहब, ये जो आप कोशिशें करें मफाहमत की और सियासत के अंदर मसालत की, आप हमेशा बात भी करते हैं, तो ये क्या आपका पर्सनल इनिशिएटिव है या किसी के कहने पे आपने ऐसा किया, या और क्या आपको सपोर्ट हासिल है इस कॉज के लिए जो भी आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? देखिए, मैं तो इसके लिए इतनी सपोर्ट आसमा मुझे तो नजर आ रही है कि मेरे लिए कहीं चलना मुश्किल हो गया। मैं जहां जाता हूं, सड़क पे जाता हूं, किसी होटल में जाता हूं, दुकान पे जाता हूं, तो लोग मुझे पकड़ के दुआएं देते हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे। मैंने कहा, मुझे कभी भूल भी जाता हूं, मैंने कहा मैंने किया क्या यार, तो इलेक्शन। उन्होंने कहा जो आप काम कर रहे हैं ना, ये बड़ा अच्छा। जो वो पीटीआई वाला, मैंने कहा पीटीआई वालों को मैंने कहा यार मैं तो तुम्हें सुलह कराने की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी हम तो सुलह, जो लड़ाने वाले थे वो तो चले गए। अलवी साहब से मेरी बात हुई, अलवी साहब सर से पैर तक जो है इस वक्त ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर तमाम इदारों, उनकी पार्टी, उनके लीडरशिप जो है, उनके दरमियान पीटीआई की मैं लीडरशिप से मिला, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते। रऊफ हसन और असद कैसर से भी आपकी जो मुलाकातें हुई हैं, जी उनसे भी, मतलब वो दे आर एब्सोल्युटली इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। अब वो किसी सूरत में भी उनमें से कोई भी वैसा बयान देने पे तैयार नहीं है जैसे उनके बयान हर वक्त पे चला करते। वो लोग तो अब हैं ही नहीं बेचारे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पूरा कौमी दबाव मौजूद है, और अगर इस वक्त हमारी वो पार्टियां जो पीटीआई के मुखालिफ भी हैं, वो भी अगर रिकंसिलिएशन की बात करेंगी, उनकी रेटिंग और ग्राफ भी ऊपर चला जाएगा। और अगर काम, एहतसाब और जिसे कहते हैं मतलब वो मशीनें, मतलब उसकी सर काटने की मशीनें फिट करने की बात करेंगे, तो उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो जाएगी। सही। तो दुरानी साहब, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप एक कॉज के लिए सामने आए हैं और मसालत की बात करें, आपको सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की जी जो आप बात कर रहे हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी आपको अच्छी कोई नवीद मिली? क्योंकि हमने देखा टकराव तो रहा चेयरमैन पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो वो फरीक वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और क्या वो भी तैयारी है वहां से भी मसालत के लिए? देखिए, मैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे चलता हूँ हमेशा, और वो सबसे मजबूत एविडेंस भी होता है। मतलब एस्टैब्लिशमेंट में सबसे बड़ा इल्जाम तो यही था कि जी आप लोग इमरान खान को लेके आए हैं, ठीक है। और जब मैंने मियां साहब की और शहबाज साहब की, उस वक्त वो लोग इस्तीफे दे रहे थे, तो मैं आया था, तो मैंने उन्हें ये कहा था कि यार आप लोग, मियां साहब को जब उन्होंने गुजरांवाला में तकरीर की थी, उसके बाद मैंने उन्हें कहा था कि आप अंपायर को बॉल मार के अगर उसका सर भी फाड़ दें तो उससे प्लेयर तो आउट नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए आपने अगर लड़ना है तो आप असेंबली में रहे, और असेंबली में रह के आप सियासत से सियासत का मुकाबला करें, और उसके
ये में फिर यही हुआ कि शहबाज साहब वगैरह उन सब ने सियासत की और सियासत से मुकाबला किया, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ से अंपायर के ऊपर वो गोलाबारी शुरू हो गई। तो अब मैं ये कहता हूँ कि जो इस वक्त फौज है, फौज को अगर आप खामखा नहीं घसीटेंगे सियासत, खाम को तनकीद का हिस्सा नहीं बनाएंगे, और जो अपोजिशन वाले हैं वो खामखा उनसे मुतालबे नहीं करेंगे कि जी हमें अब आप आके दें, तो वो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई मूड है कि वो खामखा सियासत में टांग ठीक। वो भी मसालत चाहते हैं दुरानी साहब, ये भी तो बताएं ना जरा, वो मसालत चाहते हैं। आज जो आर्मी की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं किसने की हैं? अब तक जितनी एक्सटेंशंस हुई है किसने दी हैं? बिल्कुल मियां साहब ने दी हैं या पीटीआई ने दी हैं या पॉलिटिकल, अभी तो लास्ट बाजवा साहब वाली तो सबने मिलके दी थी, सबने। तो मतलब यह है कि अख्तियार आपका अपना है, लेकिन सवाल जो डाल दिया जाता है उन बेचारों पे डाल दिया जाता है जिनकी जबान नहीं है टेक्निकली। देखिए ना, जब एक मुलाजिम आदमी जो है, जो एक इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में मुल्क की दिफा से लेके कन्फ्रंटेशन से लेके पूरी मशीन जो है इस वक्त वो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर है, उन पे आप पॉलिटिकल बर्डन भी डाल दें कि जनाब आप ही इसके जिम्मेदार हैं या आप ही ने ये करना। मैं तो ये समझता हूं कि उनको इस सारे प्रोसेस में थोड़ा साए और रिलीफ देना चाहिए और उनको खामखा घसीटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस वक्त आप इसका मतलब यह है कि जी आप इसके जो है, पहले तो आप लड़ते थे फौजियों से, अब आपने अदालत भी शामिल कर लिया है, तो बाकी यही रह गया कि घर वालों से भी कल को आप लड़ना शुरू कर देंगे। मतलब ये है कि किसी को तो बख्श देना यार, और कोई भी परफेक्ट तो है नहीं, ना हम पर ना वो परफेक्ट है ना कोई और परफेक्ट। ठीक, तो काम मिल जाएगा, गलती मिल जाएगी। ठीक है जी, पुलिस को भी डाल लें, किसी आईजी को भी डाल लें, किसी जज को डाल लें, किसी जज को डाल लें, और हमसाया मिल जाए तो उसको भी डाल लें। हाँ, तो सिचुएशन तो कुछ ऐसी ही है ना। लेकिन आपकी मुलाकात, आप चले कुछ मुलाकातों का भी हम जिक्र करते हैं। सदर साहब से मिले, पीटीआई के लोगों से आपकी मुलाकातें हुई, कोई अटक जेल में कैदी नंबर 804 से आपकी कोई खास मुलाकात हुई, कोई खास पैगाम आपने पहुंचाया, ऐसा कुछ हुआ? मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो लोग उनसे मिलके आए थे उनसे मेरी मुलाकात जरूर हुई थी, और जो वो इस वक्त मेरे साथ भी उन्होंने बातचीत की है। मैंने ये देखा है, बड़ा दिलचस्प इस वक्त मेरी ऑब्जर्वेशन, मैंने कभी पीटीआई के लोगों से मैंने कभी पॉलिटिकली इंटरेक्ट नहीं किया था, तो मैंने ये महसूस किया है कि इस वक्त उनका जो पॉलिटिकल कार्डर है अब जो मौजूद है वो एक थिंकिंग माइंड रखता है। अच्छा, और आपस में मशावरत करते हैं, और जब भी उन्होंने मेरे से बात की है उन्होंने कहा कि हम जो फलां कमेटी है उसमें ये बात की है, फलां कमेटी में बात की है, ये बात जो है हम आपसे बात कर रहे हैं, और इनके और लोग जेलों में हैं उनसे भी इनडायरेक्टली मेरा राब्ता हुआ है, लाहौर में और बाकी जगहों। तो उन सारों की सोच जो है वो एक तो वो दे आर वेरी सिंसियर टू देयर पार्टी फॉर एवरीबॉडी, और प्रेसिडेंट से लेके उनका एक आम वर्कर तक वो अपनी पार्टी के साथ बहुत लो जान से खड़ा है, अपनी लीडरशिप के साथ खड़ा है, लेकिन वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, वो आगे और एमिकेबल पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी चाहते हैं और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी चाहते हैं। आपको लग रहा है जो अभी रिसेंट इलेक्शंस होने हैं, 90 दिन का मुतालबा था, वो तो खैर हमें नजर अभी नहीं आ रहा, तो आपको लग रहा है खान साहब होंगे, इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे? अभी तो उनकी नाअहली हो गई, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें अभी उनको कैद भी रखा गया है, तो एक तो उनकी ज़ात के हवाले से क्या वो इलेक्शन में आपको इलेक्शन लड़ता दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि नाअहलियाँ ख़त्म भी होती हैं, हम देखते रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, और ये बल्ले का निशान भी होगा आने वाले इलेक्शंस में। देखिए, मेरा तो ये ख्याल है, अभी तक तो जो हुकूमत है, अबूरी हुकूमत ने भी या किसी भी हुकूमत ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी को इलेक्शन से आउट करने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं किया, लिया नहीं है, आज की डेट तक मौजूद नहीं है। हाँ, वीडियो और डिस्कशन हो जाती है, पूरा ख्याली पुलाव पक भी जाता है, देख पक जाती है, उतर जाती है, और उसमें डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है कि फला होगा, फला नहीं होगा, -1 -2, लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक किसी लीगल फ्रेम में नजर नहीं आ रही। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मुस्तकबिल के अंदर जो केसेस इस वक्त मौजूद हैं, केसेस की मौजूदगी में भी इलेक्शंस होते हैं, जेलों में भी इलेक्शन होते हैं, जेलों से बाहर भी इलेक्शंस होते हैं, लोग जीतते भी हैं, लोग हारते भी हैं। तो ये एक सियासी रगड़, देखें, जमहूरियत का जो हुस्न है वो ये नहीं है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जमहूरियत का हुस्न
है कि जमहूरियत वो बेहतरीन रास्ता है जो आगे बढ़ने के लिए एक खुशगवार माहौल देता है। तो हमें जमहूरियत के हुस्न को लेके चलना चाहिए। अब जमहूरियत का ये मतलब नहीं है कि जमहूरी अमल में दाखिल होने से पहले जो है एक कंधे पे कुल्हाड़ा हो और दूसरी कंधे के ऊपर हमारे तलवार हो, तो हम जनाब एक हाथ से तलवार चला रहे हो और हम इंतकाम की आग के शोले जो है वो मुंह से निकाल रहे हो, और हम जब उतरे या जहाज में बैठे या गाड़ी में से उतरे तो ऐसे लगे कि जनाब कोई मतलब किंग कॉन्ग जो है वो इंतकाम ले इंतकाम। ये तो होता रहा है, हमने पाकिस्तान की सियासत में देखा। आप कुछ ऐसी कोशिशें कर सकते हैं, कोई एपीसी कॉल कर सकते हैं? चले एक आप इस वक्त फरीक हमें नजर आए जो मसालियत की बात करते हैं, और दीगर कोई लोगों से हम जब बात करते हैं वो भी यही चाहते हैं, ऐसी थिंकिंग है। आप ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, कोई एपीसी कॉल कर सकते हैं, सबको एक टेबल पे बिठाएं और कोई फार्मूला निकालें पाकिस्तान को इस बहरान से, इस गैर यकीनी की सूरत हाल से बाहर निकालने के लिए। देखिए आसमा, मैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का छोटी सी उम्र से जो है एक सियासी वर्कर के तौर पे बहुत के साथ चलने वाले मैं जो काम करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि एपीसी के अंदर कुछ भी नहीं होता, जो होता है वो उससे पहले होता है। ठीक है ना? तो मैं तो अपनी हैसियत में हाथ बांध के, वजह से दाढ़ी साहब कहते हैं मैं तो पाँव पे हाथ रख के बात करता हूँ, तो हम तो हर पाँव पे हाथ रख के जो है अपने मुल्क की खातिर, अपने बच्चों के लिए, आप लोगों को, अपने मुस्तकबिल, मैं तो हर एक के साथ, और मुझे कुछ लेना भी नहीं है किसी से। मैं मतलब सियासत में और मत में आने से डरता हूँ, वैसे गरीब हो जाता हूँ। तो मेरे लिए तो इस वक्त की सूरत हाल थी, रियली मैं आपको बताऊंगी, जितने लोग इस वक्त मुश्किल में थे, जितनी मायूसी, हमारे अपने बच्चे मायूस थे, तो मैं उस मायूसी को कम करने के लिए आप लोगों के ताबूत मैदान। चले, ये बहुत अच्छी बात है सर, आपकी इस काविश को अप्रिशिएट भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो आपको कितने परसेंट अभी जो आप कोशिशें करें, कितने परसेंट आप कह सकते हैं कामयाबी मिली? 50%, 60%, कितने परसेंट? देखिए मेरा ये ख्याल है कि जो माहौल है ना, उसके अंदर स्ट्रेसेस जो है 25-30% कम हो गई है। स्ट्रेसेस जो थी ना, ऐसे लग रहा था बस अभी जो है कोई अवाम और इदारों के दरमियान टकराव शुरू होने वाला है, वो माहौल जो है वो कम हुआ है। अदालतों ने भी थोड़ी नरमी दिखानी शुरू की है और ये तवक्को है कि वो बढ़ती जाएगी। इसके साथ मेरा ये ख्याल है कि जो बाकी पार्टीज हैं उनकी के साथ भी, और क़यादत से मुझे कोई फोटो बनवाने का शौक नहीं है, कोई प्रेस के सामने खड़े होकर टॉक करने का शौक नहीं है। मैं अपनी में अपनी गाड़ी में बैठ के किसी के पास बिल्कुल मैं दरखास्त करूंगा कि जनाब इसके अंदर जो है आप कोई भी सूरत बनाएं जिसमें से कि मुस्तकबिल के लिए कोई बेहतर जो है, कोई बेहतर रास्ता आप कह रहे हैं निकलना होगा पाकिस्तान की सियासत में। ये जरा चलते चलते ये भी हमें बताइएगा कि ये जो फैजाबाद धरना केस नजरसानी अपील है, और पिछले 3 चीफ जस्टिस आए, बंदयाल साहब थे, गुलजार साहब थे, खोसा साहब थे, उन्होंने इसको छेड़ा ही नहीं, देखा भी नहीं। काजी फायज ईसा साहब जेर अताब रहे इस केस के बाद, तो आते ही उन्होंने इस केस की नजरसानी अपील भी दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। तो आप ये जो टेंशनें और टकराव और ये जो बातें अभी कर रहे हैं, तो क्या इसके बाद लग रहा है कुछ नया बहरान तो नहीं जन्म लेगा एस्टेब्लिशमेंट और फिर अदलिया के साथ? कुछ ऐसी सूरत हाल तो नहीं होगी अब? देखिए मैंने जो जनाब जस्टिस फायज ईसा साहब का फेस रीडिंग की है या उनका इस वक्त की जो सारी देखी है, मुझे लगता है कि वो इस वक्त एक रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ किसी एक्सट्रीम कन्फ्रंटेशन की तरफ मुझे नहीं लगता, क्योंकि अख्तियार तो बहुत होता है ना, जो बैठा होता है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर वो कितना भी बाय द बुक क्यों ना हो, फिर भी उसके पास काफी अख्तियारात होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस वक्त उनकी प्रेफरेंस जो होगी के दायरे में रहते हुए, वो जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने की ज्यादा देंगे। मेरा उनसे दरखास्त होगी या पूरी कौम की तरफ से इस्तदा होगी कि इस वक्त पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने में वो भी अपना हिस्सा डालें, और जो माजी की सही या गलतियां हैं उनको, माजी में भी अदालतों ने बहुत एंगल से चीजों, आप कह रहे हैं छोड़ें, अभी मौका नहीं है, आपको लग रहा है क्या ये? नहीं, मौका वो तो खैर उनका अख्तियार है, लेकिन मेरा जो के बारे में तजवीज होगी या जो सजेशन होगी या जो हालात का जो एक सूरत हाल है उसमें जो ख्वाहिश वो ये होगी कि इस वक्त किसी शदीद इक़दाम के बजाय इस वक्त हम आगे बढ़ने के लिए एक माहौल साजी में हम सबको
हैसियत हुई अपना किरदार अदा करना। चलिए, आखिरी बात, हमें कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी इस कोशिशों से, इन काविशों से कोई अच्छी खबरें मिल सकती हैं? वो मैं तो वो मुझे रात एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे वो शेर सुनाया, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। मतलब मेरा तो ये कहना है कि अब इस कौम के दुख जो है वो इतने ज्यादा होते हैं कि अब रहम ही करेगा मजीद दुखों के बजाय कुछ कौम को सुकून, और इस सुकून के नतीजे में बाहमी मोहब्बत, अमन, और फिर जो इस वक्त का मुआशी तूफान है उसके नतीजे में जो मुआशी रिफॉर्म्स के इनिशिएटिव्स हम सोच रहे हैं या ले और सब लोग मिल के ले रहे हैं, उसमें अल्लाह ताला का रास्ता निकाले। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, हमारे इसी दुआ के साथ जो आप कह रहे हैं। हमें ज्वाइन करेंगे हामिद खान साहब, सीनियर कानूनदान है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। वालेकुम सलाम। सर, ये आपको क्या लग रहा है, दुरानी साहब अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे वो एक कह रहे हैं कि मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से राब्ते में भी हैं, तो कोई ये सियासी दर्जा हरारत कुछ आपको लग रहा है कम होगा, कुछ रिलीफ मिलेगा इन कोशिशों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। अभी तक तो बहुत तहरीक इंसाफ पर सख्ती हो रही है, जुल्म और जबर हो रहा है उनके लीडर्स पर भी, जैसे कि परवेज इलाही साहब भी कल और परसों जो उनके साथ हुई और उसके पहले भी हो रही। इसी तरह चेयरमैन के साथ वो तकरीबन 5 अगस्त से लेके आज तक तकरीबन 6 हफ्ते होने को आ रहे हैं। और इस तरह से शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन हैं वो भी उतने अरसे से अंदर हैं, और उसके अलावा भी जो आम कारकुनान हैं वो भी बड़ी मुश्किल में है, और हमारी ख्वातीन जो हैं वो भी पाबंदी सलासल है। तो ये बहुत हालात बहुत दिगरगू हैं। सही। तो इस तनाजुर में सर होना क्या चाहिए? जैसे वो फरमा रहे थे कि कुछ कोशिशें कर रहे हैं, और पीटीआई का वर्कर भी ये चाहता है कि आप कुछ निगोशिएशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कुछ दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए। तो ये अप्रोच है पार्टी के अंदर, और आप क्या कहते हैं, क्या वाकई ऐसा हो रहा है इस वक्त? दरमियानी रास्ता कौन सा होगा? देखिए ना, या हम आइन पर कायम रहें या आइन पर ना रहें। आइन से बाहर निकलते हैं तो फिर मामलात हाथ से निकल जाते हैं। तो इसलिए हम कुछ भी नहीं कह रहे, किससे नेगोशिएशन करनी। असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं, आइन कहता है असेंबली डिसॉल्व होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। इस पर अमल दरामद करना हर अदारे का फर्ज है, जिसका भी काम इलेक्शन कराना या इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। लिहाजा मुझे हैरत होती है कि उसमें और किसकी क्या जरूरत है। आइन जब वाज़ेह तौर पर हर एक अपने अपने फ्राइज के लिए कहता है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और आप वक्त पे इलेक्शन कराएं। फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी देनी चाहिए, ताकि अवाम फैसला कर दे कि आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए किसको हुकूमत देनी। तो आपको लग रहा है फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो पाएंगे इस टेंशन के माहौल में? सब लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते हैं, कुछ हमें ग्राउंड पे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो आपको लग रहा है फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकेंगे? मुश्किल लग रहा है, इन हालात में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, और खास तौर पे पीटीआई के साथ तो बहुत ही ज्यादती हो रही है। उनके चेयरमैन को भी कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ 150 मुकदमात बना के उनको डिस्क्वालीफाई करने की। उनके जो बकाया लीडर हैं जैसे कि शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही के साथ भी ज्यादती हो रही है, वर्कर्स के साथ। और हैरेसमेंट अलग है, ख्वातीन के साथ बड़ी हरासमेंट हो रही है। उनको जिनको उन्होंने जेलों में रखा हुआ है वो अभी तक हैं, और उसके अलावा जो बाकी हैं उनको हैरेस किया जा रहा है। तो ये तो माहौल नहीं है इलेक्शन का। तो सर इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको यकसर ये माहौल बदलना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि मुल्क के हालात आइंदा आइन की पटरी पर ये मुल्क चढ़ सके। तो ये यकसर हालात बदलने पड़ेंगे। तो आप आइन और कानून की बार बार सर बात कर रहे हैं, जाहिर बात है आप एक वकील भी हैं और आपका ये काम भी है आइन और कानून की बात करना। आपको लग रहा है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इलेक्शन करवा पाएंगे 90 दिन के अंदर? पिटिशन भी मौजूद है, तो क्या वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि बेसिक जो आइनी तकाजा है 90 दिन के अंदर? आपको लग रहा है, कुछ उम्मीद है आपको उनसे? देखिए, उन्हें करना चाहिए, क्योंकि पहले जाती ये हुई है कि ये पिटिशनें ऑलरेडी पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उन पिटिशंस पर चाहिए था कि मनियाल साहब रिटायर होने से पहले ये कर लेते। अब उन्होंने नहीं किया। अब सारा बोझ जो है वो नए चीफ जस्टिस पर है कि वो केस लगा के इसका फैसला करें किसी तरफ।
बहुत जरूरी है मुल्क में जो आइन की अमलदारी हो, मुल्क में किसी किस्म की सर्टेनिटी पैदा हो। इस वक्त गैर यकीनी हालात ने मुल्क की मईशत को भी बर्बाद कर दिया है, सियासत को भी बर्बाद कर दिया है। इसलिए अदलिया को अपना रोल प्ले करना है आइन के तहत। तो अब ये आइन के तहत जो सर आप रोल की बात कर रहे हैं, और अभी हम कुछ रिसेंटली एक नए बयानिया सुन रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब का, वो ये जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं हर चीज़ के लिए, और कुछ जजेस की वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, वो अभी से उनको मुजरिम करार दे रहे हैं और कैफरे किरदार पर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो ये वो क्या आइनी बात कर रहे हैं इस वक्त, या ये वाकई ये इलेक्शन स्लोगन है, या लोगों को खुश करने के लिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त वो नारा लगा रहे हैं? देखिए, बात ये है कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील करके ही आ रहे हैं ना, इसलिए तो कोई इनका ये कहना कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंस दिया है उसके वो तो नजर नहीं आ रहा, बल्कि इसके बरक्स ये लग रहा है कि वो डील कर रहे हैं, और जब तक डील पूरी नहीं हो जाती तब तक ये गालबन मुल्क के अंदर भी नहीं आएंगे। वक्तन फौक्तन टालते रहे। अब 21 अक्टूबर का डेट दी, अब वो तो 90 दिन की बिल्कुल निगेशन है। अगर तो इलेक्शन 90 दिन में होने हैं तो फिर तो 21 अक्टूबर को आने का मकसद ही कोई नहीं है। तो ये सारी बात जो है ये उसमें नजर ये आ रहा है कि वो गैर आईनी अमल के पर पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और चाहते हैं कि जी इलेक्शन डिले किया जाए और उस वक्त किया जाए जब वो कंफर्टेबल हो। तो ये बात मुनासिब तो नहीं है। तो आपको लग रहा है ये जो यही बातें अगर खान साहब करते थे अपने जलसों में जनरल बाजवा के हवाले से ढके छुपे अल्फाज में, और बाद में भी जो तनकीद हुई, लेकिन अभी मियां नवाज शरीफ साहब को क्या वाकई वो लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं और कोई रिएक्शन नहीं सामने आ रहा है इस तरफ दूसरी तरफ से? कोई मैं ये कहूंगा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, बल्कि उनको एडवांटेज है। इस वक्त क्लियरली एस्टेब्लिशमेंट प्रो एस्टेब्लिशमेंट नजर आ रहे हैं और हर तरह से पीटीआई को दबाने की कोशिश हो रही है, उनको जो अरीना से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है इलेक्शन के, और इसलिए मैं समझता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक तरफ ही सारा जो है दबाव है। ठीक, तो आपकी कोई खान साहब से मीटिंग हुई इस हवाले से, अभी जो चीजें चल रही हैं रिसेंटली, या कोई ऐसी बातचीत हुई? जी हुई थी, लेकिन मुतासिर हो गए हैं, और यही तशवीश थी कि भाई हम इलेक्शन कैसे लड़ें जब तक हमें वहाँ पर का फीड ना मिले। और दूसरी बात ये है कि ये जाली केसेस जो हैं इकट्ठे कर दिए हैं, उससे दिन रात वो इसी मुश्किल में पड़े हुए हैं, कभी कहीं पेश होना कभी कहीं पेश होना। सारी कौम देख रही है कि क्या मजाक हो रहा है। तो इन चीजों की तशवीश तो है, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम ज्यादा है नहीं। तो जो भी है इनको चाहिए कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बराबर का चांस दें, उनके पॉलिटिकल लीडर्स को आजाद करें, उनके पार्टी वर्कर्स को आजाद करें, उनके खिलाफ मुकदमात वापस लें, और अवाम के सामने सारी पार्टीज और सारे पार्टीज जाके अपनी कैंपेन करें और इलेक्शन कराएं। सर आप पीटीआई का हिस्सा हैं, सदर साहब पीटीआई से हैं, तो आपकी कुछ मुलाकात नहीं हुई, या आपको उनसे कोई तवक्कुआत नहीं है कि वो भी अपना आईनी किरदार अदा करें 90 दिन में इलेक्शंस के हवाले से? एक लेटर तो फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी कर दी जो लिखा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, और ये जो बाकी आपकी चपकलिश जो टफ टाइम मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सदर साहब की कोई कोशिश है कोई ये चीजें टेंशन कम हो? सदर साहब का रोल जो है वो कोई तसल्ली बख्श रोल नहीं है। उन्होंने अपना आईनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर रहे, और ये बात बड़ी अफसोसनाक है। और ये उनको चाहिए था कि जिस दिन असेंबलियां डिसॉल्व हुई, नेशनल असेंबली जिस दिन तहलील हुई है, यानी 9 अगस्त की बात है, उनको उसी दिन अनाउंस करनी चाहिए थे 90 दिन के अंदर डेट, जो कि आइन का तकाजा है। उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से मजीद अफवाह और मुश्किलात पैदा हुई हैं, और इस वक्त आईनी एक बहरानी सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि सदर साहब ने अपने आईनी फराइज ठीक तरह अंजाम नहीं दिए। तो ये जो उन पे एक इल्जाम लगता है या एक परसेप्शन है कि वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, आपको भी कुछ लग रहा है? पता नहीं ये कहा जाए या ये कहा जाए कि वो कमजोर सदर साबित हो रहे हैं, अपने आईनी फराइज पूरे नहीं कर रहे, और उससे किसको फायदा नुकसान ये बात की बात है। लेकिन उनको तो आइन के ऐन मुताबिक
अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो वो आप कह रहे हैं कि नाकाम हो गए, तो ये जो सर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने फैजाबाद धरना जो पिटिशन जो थी नजरसानी की उसको ओपन कर रहे हैं इस वक्त, समाअत के लिए लगा दी। इसमें फरीक थे आपकी जमात भी, शेख रशीद साहब भी थे, MKM वाले भी थे, तो आपको क्या लग रहा है इसके बाद कोई खास फर्क पड़ेगा इसके डिसीजन के बाद, नजरसानी में क्या होगा? देखिए ये तो वक्त ही बताएगा, इस वक्त कबराज वक्त है इसके ऊपर किसी कोई कमेंट करना, और जब केस अभी लगना है तो उस पर कमेंट करना मुनासिब भी नहीं समझिए। लेकिन वैसे नजरसानी में अमूमन होता क्या है, अगर जो उनके रिमार्क्स थे जो फैसले में उन्होंने लिखा था कि जो पहला फैसला है वो दुरुस्त था कि नहीं, कानून और आइन के मुताबिक था कि नहीं, और आया उसमें कोई ऐसा हुक्म तो नहीं रह गया जो कि पहले अदालत की नजर में या अदालत की अटेंशन में नहीं आया था, जो बाद में आ रहा है, और उस डेवलपमेंट की वजह से नजरसानी का केस बनता है। ठीक, तो इस मामले में कोई टकराव की कैफियत तो नहीं होगी अदलिया एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने फैसले में लिखा था इदारे के रोल के बारे में, कुछ अफसरान के बारे में उन्होंने कहा था जो उन्होंने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, तो कोई कन्फ्रंटेशन नहीं तो नहीं हम देखेंगे? हो सकता है, क्योंकि वैसे काजी साहब का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। उन्होंने तो यही कहा है कि फौज जितने भी लोग आर्म फोर्सेस में हैं उनको अपने आइन के दायरे में रहना चाहिए, और आइन के तहत जो उन्होंने कसम उठाई है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, और जिसमें ये वादे कहा गया है कि कोई भी फौजी जो है वो सियासत में हिस्सा किसी अंदाज से भी नहीं लेगा। लिहाजा सियासत से अपने आप को दूर रखना हर फौज के हर फौजी का फर्ज है। तो मेरे नजदीक तो बिल्कुल सही कहा था, जिसके बाद में उनके खिलाफ विच हंटिंग शुरू हो गई, जो कुछ भी हुआ, तो मेरे नजदीक वो फैसला तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो वो क्या फाइज ईसा साहब अपने इस फैसले पर नजरसानी करेंगे? कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ आप क्या कहते हैं? देखो नजरसानी तो वही करते हैं जिन्होंने पहले फैसला किया होता। दो जजेस थे जिन्होंने वो फैसला किया था, एक तो रिटायर हो गए हैं मुशीर आलम साहब, दूसरे ये हैं, इनके साथ कोई और फिर जज शामिल होगा जो उसके इसकी नजरसानी पर फैसला करेगा। इसमें अतर में नला साहब भी उनके साथ शामिल है। सर आखिरी बात करेंगे, आपको लग रहा है इलेक्शन से पहले कोई झरलू फिरने वाला है? एहतसाब की बातें भी हो रही हैं, और क्या वाकई इलेक्शंस अब जो जनवरी की डेट दे दी, चले बिलाखिर इलेक्शन कमीशन कह रहा है जनवरी के एंड में करेंगे, आपको लग रहा है टाइम पे हो पाएंगे इलेक्शंस? मेरे नजदीक तो नीयत नहीं है। देखिए ना, एक दफा आप आइन के दायरे से निकल जाते हैं, आइन ने एक वाज़ेह दायरा दिया है, वाज़ेह टाइम लाइन दी है कि इस तारीख तक इस दिनों में होना चाहिए। एक दफा आप उस दायरे से बाहर चले जाते हैं तो फिर क्या गारंटी है कि जनवरी में भी होंगे या फरवरी में होंगे या 90 दिन नहीं 190 दिन में होंगे। इसलिए ये जो खिलाफ वर्जी आइन की गई है, इसके बाद आप किसी किस्म का भी वसूख से नहीं कह सकते कि इलेक्शंस कब होंगे और कैसे होंगे। अभी कोई शक्कूक व शुबहात हैं इस हवाले से, आपको भी लग रहा है? बिल्कुल है, क्योंकि वो तो एक उन्होंने पहली की बात तो ये है कि आइन की जो हदूद थी उससे बाहर निकल गए हैं। पहली तो बहुत बड़ी जो बात है जो इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी की है कि वो जो इलेक्शन के टाइम जो दिया गया है टाइम फ्रेम सुप्रीम को उसमें आइन में, उससे वो बाहर चले गए। एक दफा आप बाहर चले जाते हैं फिर क्या होता है वो खुदा जाने। फिर आने वाला वक्त ही सर बेहतर बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आप हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक रहे और बहुत अहम बातें सियासत के हवाले से जो भी डेवलपमेंट हो रही है उस पर उन्होंने की। और आखिरी बात यही है कि आइन और कानून के दायरे से हामिद खान साहब का भी कहना है कि अगर बाहर निकलेंगे तो फिर चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। इसी नोट के साथ कल इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।